हेलो। हाँ बच्चों, तो आज हम आपको आरएसी का चैप्टर नंबर 4 बताएंगे। ठीक है, जिसका नाम है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वायु प्रशीतन निकाय। ठीक है, तो अभी इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था वाष्प संपीड़न निकाय। तो वाष्प संपीड़न निकाय और ये हमारा वायु प्रशीतन निकाय है, इसमें क्या डिफरेंस है ये हमें थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने वाष्प संपीड़न निकाय को समझा है, पूरी अच्छी तरीके से समझा है, तो अब हम समझते हैं कि उससे इस वायु प्रशीतन निकाय में क्या चीज अलग है। ठीक है, और ये कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, इस तरीके की चीजें के हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है, यानी वायु प्रशीतन निकाय होता क्या है। सिंपल है, एक ऐसा निकाय जिसमें जो कार्यकारी तरल है वो क्या है, वायु प्रयोग किया जाता है, ऐसे निकाय को हम क्या बोलते हैं, वायु प्रशीतन निकाय कहते हैं। ठीक है, या एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड। ठीक, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना बात हमारी समझ में आई कि भाई कि वायु प्रशीतन निकाय क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जो आपका कार्यकारी तरल है या प्रशीतक कहते हैं हम जिसे, उसे हम क्या करते हैं, वायु को प्रयोग करते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था वाष्प संपीड़न निकाय, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी हम रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे, वहां भी हम प्रशीतक यूज कर रहे थे, लेकिन वहां में और यहाँ में ये फर्क है कि वहां जो प्रशीतक हम यूज कर रहे थे उसमें उसके फेज में चेंज होता था, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता था। कभी वो क्या होता था, हमें किसी प्रोसेस के ड्यूरेशन में वो कैसा मिलता था, तरल के रूप में मिलता था, जबकि किसी प्रोसेस में हमें वो कैसा मिलता था, गैस के फॉर्म में मिलता था, गैसियस फॉर्म में। यानी क्या होता था, फेज चेंज होता था उसमें। ठीक है, यानी जो हमारा वाष्प संपीड़न निकाय था उसमें हमारा जो कार्यकारी तरल है या प्रशीतक है वो क्या था, वो अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करता था। लेकिन जो वायु प्रशीतन निकाय जैसे हम अब अभी पढ़ रहे हैं, इस निकाय में क्या होता है, हम कार्यकारी तरल वायु प्रयोग करते हैं, और वायु की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पूरी साइकिल के दौरान ठीक है, पूरी साइकिल के दौरान इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी जो वायु है वो हर एक प्रोसेस में वायु ही रहती है और किसी अवस्था में नहीं परिवर्तित होती है। क्लियर, चलिए इतनी बात हो गई। चलिए तो यानी इतनी बात हमारी समझ में आ गई कि भाई वायु प्रशीतन निकाय होता क्या है और इसके वर्किंग फ्लूइड, और जो हमारा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वाष्प संपीड़न निकाय, उसके जो वर्किंग फ्लूइड है या रेफ्रिजरेंट है उसमें क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यानी ये बेसिक डिफरेंस जो हमारी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास वाष्प संपीड़न निकाय था तो इसकी क्या जरूरत पड़ी। क्या है कि जो हमारे नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जेट एयरक्राफ्ट है और मिसाइल्स है, ये ऐसी यूनिट थी कि इनमें भी हमें प्रशीतन की आवश्यकता थी। अब जो हम वाष्प संपीड़न निकाय से जितने भी हमने यंत्र बनाए थे, उन यंत्रों में एक कमी थी कि जब हम उनको बना रहे थे तो अगर 1 टन कैपेसिटी का भी हम रेफ्रिजरेशन 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें अगर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए जो हम डिवाइस बनाते थे वो काफी बल्की होती थी। अब हम बात करें नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट की या जेट एयरक्राफ्ट की या मिसाइल्स की, तो इनमें इनके खुद के कंपोनेंट इतने सारे लगे होते हैं, तो वेट और हमें क्या है ऊपर लेके जाना है इसे, तो हम जितना वेट कम से कम रखे उतना फायदा है हमारे लिए। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे आप बात करें कि नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको लगभग 8 टन रेफ्रिजरेशन चाहिए, यानी 8 TR कैपेसिटी का मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट रहती है एक नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट के लिए। अब 8 टन कैपेसिटी है और 8 टन कैपेसिटी अगर हमें
मान लीजिए जो वेपर कंप्रेशन इक्विपमेंट है उसके द्वारा अगर हम करें तो उसके लिए जो हमारा सिस्टम है वो बहुत बल्कि हो जाएगा। भाई 1 टन के लिए जब हमारा काफी वेटेड हो जा रहा था तो 8 टन के लिए तो और वेटेड हो जाएगा। और वेट होने का मतलब क्या है कि इसके सारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट या जो आपका जेट एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है उसकी जितनी भी इकोनॉमी है उसमें सब में फर्क पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम ज्यादा भारी कर देंगे तो उसका हमें हर चीज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इंजन भी बड़ा करना पड़ेगा तो हमें फ्यूल कंजप्शन भी ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत वो फीजिबल नहीं रहेगा। अगर हम वेपर कंप्रेशन इक्विपमेंट को यहाँ यूज करें पैसेंजर एयरक्राफ्ट में या जेट एयरक्राफ्ट में तो वो फीजिबल नहीं रहेगा। तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर हमने क्या किया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंड्यूस किया, ठीक है। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या है कि इससे हम जो हमें कैपेसिटी चाहिए इसको आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। चलिए ये नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात हो गई, लेकिन अगर हम जेट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भाई वो तो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है। भाई नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट से भी उसकी स्पीड ज्यादा होती है। अब इतनी हैवी स्पीड के लिए हमें रेफ्रिजरेशन जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हम जेट एयरक्राफ्ट के लिए कोई जेट एयरक्राफ्ट फाइटर है तो उसके लिए हमें अगर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी लगभग 10 से 20 के बीच में चाहिए। अब 10 से 20 के बीच में भाई ये 8 ही बहुत हैवी पड़ रहा था, तो अगर 10 से 20 के बीच में चाहिए तो उसके लिए तो और बड़ा वेपर कंप्रेशन इक्विपमेंट बन जाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या किया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज किया, क्योंकि इससे ये जो कैपेसिटी है इनको अचीव करना आसान है, ठीक है, बताएंगे अभी इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें वही सिंपल है कि जब 10 टन और 8 टन यानी मतलब जो कूलिंग डिमांड है वो क्या है, काफी ज्यादा है एयरक्राफ्टों में, मिसाइल्स में, ठीक है। तो जब हमें हाई कूलिंग कैपेसिटी या कूलिंग डिमांड हो तो उस समय हम क्या करते हैं, वायु प्रशीतन निकाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब जेट एयरक्राफ्ट जो जाता है वो क्या होता है, ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, हाई एल्टीट्यूड पर क्या करता है, उड़ान भरता है। तो जब हाई एल्टीट्यूड पर जाता है तो हम लोगों को मालूम है क्या, एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम क्या करते हैं हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वहां जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम में उसमें पढ़ा था कि अगर हमारा जो वेपर कंप्रेशन यूनिट होती थी वो क्या होती थी, लगभग एटमॉस्फेयर प्रेशर पर या उससे एवं प्रेशर पर ऑपरेट होती थी। और जब हम इतने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं जिन पर मिसाइल और एयरक्राफ्ट हमारे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उस एल्टीट्यूड पर क्या होता है, प्रेशर हो जाता है कम। अब प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें क्या है, उस जगह जो आपकी वेपर कंप्रेशन यूनिट है उनको ऑपरेट करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये हमें वो सुविधा भी प्रदान करता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है तो क्या होता है, इसकी डिजाइन आसान हो जाती है। भाई सिंपल है, अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो आपको जो डक्ट है या अदर पार्ट है जिनके थ्रू आप अपने रेफ्रिजरेंट को सिस्टम को ऑपरेट करा रहे हैं वो क्या होंगे, वो हमें अगर हाई प्रेशर के लिए बहुत अच्छे डिजाइन करने पड़ेंगे, हैवी वेट के करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, वेट बढ़ ही जाएगा उसका। लेकिन चूंकि ये प्रेशर वहां कम होता है हाई एल्टीट्यूड्स पर, तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज करना आसान होता है, क्योंकि कम प्रेशर पर ये क्या आता है, इसका जो डिजाइन है वो सिंपल हो जाता है, इसका फैब्रिकेशन है वो भी आसान हो जाता है। तो सिंपल है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज को ऐसे एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट थी, कूलिंग रिक्वायरमेंट थी, रेफ्रिजरेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, उनको पूरा करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो कि क्या हो, सिंपल हो और कॉम्पैक्ट हो डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमारी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम ने फुलफिल कर दी। इसलिए हम जो एयरक्राफ्ट है,
मिसाइल्स हैं इनमें जनरली एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए, प्रशीतन के लिए। ठीक, चलिए, तो ये क्या है, ये तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई। ठीक, अब क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, उन दोनों की बात कर लेते हैं तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हम जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है, मतलब कहें एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेशन के लिए, उनको मेरिट और डीमेरिट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मेरिट के थ्रू समझते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स के थ्रू। ठीक है, तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिल्कुल उपयुक्त है इन कंडीशनों के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मेरिट्स की। ठीक है, तो मेरिट्स की बात करें तो पहला पॉइंट है हमारा इजीली अवेलेबल। सिंपल है कि जो हमारे रेफ्रिजरेंट है, जो हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम में यूज कर रहे थे, तो वहां क्या है, वो रेफ्रिजरेंट हमें प्रोड्यूस करना पड़ रहा था। वो चूंकि केमिकल था तो हमें डिफरेंट प्रोसेस का यूज करके उस केमिकल को प्रोड्यूस करना पड़ रहा था। तो जब किसी चीज को प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट आएगी, और कॉस्ट आएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्ट है क्या होगी, ज्यादा बढ़ेगी। तो इस चीज में हमें क्या है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में फायदा मिला, क्योंकि क्या है, इसमें जो वर्किंग फ्लूइड है वो क्या है, वायु है, और वायु हमारी एटमॉस्फेयर में आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मिल जाती है। तो इसके मतलब क्या है, इससे फिर इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, कोई कॉस्ट नहीं आती। मतलब जो हमें रेफ्रिजरेंट के लिए कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जबकि हमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करना पड़ रहा था, रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे थे तो उससे उसकी कॉस्ट आ रही थी, बढ़ जा रही थी, यानी रेफ्रिजरेंट के लिए हमें पे करना पड़ रहा था। लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये फायदा है कि इसमें हमें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है प्रशीतक के लिए। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा नॉन टॉक्सिक। तो जैसा ये तो सभी नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल जो है फोर्थ पॉइंट, तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 आप सभी मालूम है कि कोई भी केमिकल, कोई भी पदार्थ जिसे हम रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं, उसमें ये प्रॉपर्टियों का होना आवश्यक है। तो जो हमारा रेफ्रिजरेंट है एयर, उसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टी अवेलेबल है कि जो एयर है वो तो ना तो बहुत विषैली है, नॉन टॉक्सिक है, और नॉन फ्लेमेबल भी है, यानी ज्वलनशील भी नहीं है, इतनी आसानी से जलेगी भी नहीं। ठीक है, तो यानी ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आई हमारी। यानी जो एक रेफ्रिजरेंट के लिए हमें चाहिए, अच्छे रेफ्रिजरेंट के लिए जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, वो दोनों प्रॉपर्टी हमारी वायु में है। ठीक है, अगला आता है हमारा पॉइंट नंबर 5, स्मॉल लीकेजेस टॉलरेबल। मतलब कहने का मतलब है भाई, रेफ्रिजरेंट चूंकि कॉस्टली होता है, कॉस्ट उसकी हमें पे करनी होती है, तो अगर वो थोड़ा सा भी लीक करेगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट के लिए फिर अगर वो लीक होगा तो फिर हमें दोबारा से नया रेफ्रिजरेंट जब डालेंगे सिस्टम में तो क्या होगा, हमें पे करना पड़ेगा, तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है, लेकिन इसमें जो हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें अगर थोड़ा बहुत लीकेज हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें रेफ्रिजरेंट के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल लीकेज इज टॉलरेबल, यानी इस जो हमारा वायु प्रशीतन निकाय है, इसमें जो थोड़ा बहुत लीकेज है वो हम सहन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अगला पॉइंट आता है हमारा, एयर इज लाइट इन वेट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको अगर एयर की बात करें तो और रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में ये क्या होती है, लाइट होती है। अगर आपको 1 टन का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना है किसी भी स्पेस में, तो उसके लिए अगर आप अदर रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो और एयर यूज कर रहे हो, तो आप जब उनका कंपैरिजन करोगे तो पाओगे कि जो एयर है वो अदर रेफ्रिजरेंट के कंपैरिजन में लाइट है, उतना ही, मतलब सेम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए।
इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा नो नीड ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर की आवश्यकता क्यों नहीं होती भाई? वाष्प समझिए तो सबसे पहले इसकी इस पॉइंट को समझने के लिए हम पीछे जाते हैं कि इवेपोरेटर का काम, जैसे वेपर कंप्रेशन सिस्टम होता है उसमें इवेपोरेटर का काम क्या होता था, क्या काम होता था वो क्या करता था, बिना जो स्पेस है या पदार्थ है उनके कांटेक्ट में आए हुए हीट को एब्जॉर्ब करता था। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि कहीं ना कहीं जो केमिकल है उनका अगर जैसे रेफ्रिजरेंट है उसका लीकेज हो जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी खाद्य पदार्थ है या जो भी चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते थे, वहां एवेपोरेटर को लगाते थे। और हमें मालूम है, सिंपल है कि हम, ऐसा भी नहीं है कि जो रेफ्रिजरेंट है हमें मालूम है हर बार हटा भी नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है। अगर हर बार हमने एक बार यूज किया और उसे अगर हटा दें तो क्या होगा, कॉस्ट बहुत हैवी आ जाएगी। लेकिन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के संबंध में ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि क्या है कि जब वहां एवेपोरेटर, जरूरत ही नहीं है एवेपोरेटर की। क्यों जरूरत नहीं है एवेपोरेटर की? कि क्या है, एक तो हम क्या है, एयर चाहे तो हमें एटमॉस्फेयर में इजीली अवेलेबल है, तो चाहे तो वंस यूज करने के बाद उसे एक्सपायर कर सकते हैं। ठीक, दूसरा, एयर अगर किसी के कांटेक्ट में आती है, जैसे मान लीजिए हम पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बात करें, तो पैसेंजर के संपर्क में आती है तो भाई वो ऐसी भी नहीं है कि हार्मफुल हो। एयर जो है किसी भी पैसेंजर के लिए हार्मफुल तो है नहीं, तो इसलिए इसमें क्या होता है, एवेपोरेटर को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें आगे और बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल इतना समझिए कि एवेपोरेटर की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगला आता है हमारा ऑपरेट्स ऑन लो प्रेशर। सिंपल है, लो प्रेशर पर हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम नहीं कर सकता, लेकिन हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम लो प्रेशर पर काम कर सकता है। तो ये भी इसका एक मेरिट है, एडवांटेज है। ठीक है, डिजाइन एंड फैब्रिकेशन इज सिंपल है। लो प्रेशर पर ऑपरेट हो रहा है तो भाई लो प्रेशर पर किसी भी चीज को डिजाइन करना, फैब्रिकेट करना आसान होता है। ठीक है, अगर वही प्रेशर हैवी होगा तो आपको चीजों को अच्छे मटेरियल, हैवी मटेरियल और सारी चीजों को देख के उसे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डिजाइन और फैब्रिकेशन बहुत सिंपल होता है, कारण है लो प्रेशर ऑपरेशन। ठीक है, अगला है आपका सेफ इन यूज। कहने का मतलब ये है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अगर कुछ लीकेज हो जाता है, कोई कुछ वो हो जाती है, फिर भी इसमें कोई भी ना तो एटमॉस्फेयर को कोई हानि है, ना ही उसको जहाँ स्पेस में या जिस सिस्टम के लिए यूज कर रहे हैं उनको कोई हानि है। तो इसका ये भी एक मेरिट है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, कि ये क्या होता है, सेफ होता है यूज में। ठीक, हेलो, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के डीमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें डीमेरिट्स की, तो सिंपल है, सबसे बड़ा जो डीमेरिट्स होता है इसका यही है, लो सीओपी, लो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी लो सीओपी होगी हमारी, यानी जो परफॉर्मेंस है, सीओपी है, वो वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंपैरिजन में काफी कम होती है या कम होती है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स है, क्योंकि हम कोई भी इक्विपमेंट यूज करें, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट यूज करें, उसकी सीओपी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम है तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसकी, वही सीओपी क्या है, एफिशिएंसी से मतलब है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हम कह सकते हैं लो सीओपी और एफिशिएंसी, यानी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, इस प्रकार के निकाय की, प्रशीतन निकाय की जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है,
दूसरा इसका डीमेरिट्स है कि रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन इज लार्ज। मतलब कहने का है कि जो एयर सर्कुलेशन है वो क्या होता है, लार्ज होता है, यानी पर सेकेंड जो एयर जाती है सिस्टम के अंदर इस निकाय में जो यूज करी जाती है वो क्या है, वो लार्ज होती है। अब सिंपल है, जब ज्यादा एयर रेट ऑफ सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन की जो रेट है वो ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, उसको उसके इक्विपमेंट जिससे वो पास करेगी वो कैसे होंगे, थोड़े हैवी हो जाएंगे, बल्की हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक डीमेरिट है कि इसके जो इक्विपमेंट है वो कैसे होते हैं, बल्की होते हैं। कारण है उसका लार्ज रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के वायु प्रशीतन निकाय के डीमेरिट्स है। तो ये हमने क्या है, अभी तक हमने क्या क्या क्या, क्या पढ़ लिया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसकी कहाँ आवश्यकता पड़ती है, अगर आवश्यकता पड़ती है जहां इसका यूज किया जाता है तो अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से इसके क्या फायदे हैं कि हम इसे यूज करें। ठीक है, और बाकी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के फायदे और नुकसान, मेरिट्स, गुण और दोष हमने क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आगे आज इतना ही रखते हैं, इसमें अगली वीडियो में आपको इससे आगे का मैटर बताएंगे। ठीक।